गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में जैसे ही कोलकाता ने ट्रॉफी उठाई वैसे ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए। जिसने साइलेंसर को चुप कराया वो किसी को भी चुप करा सकता है और लोगों द्वारा गौती को टीम इंडिया का कोच बनाने की लगातार मांग होने लगी। गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे कि यदि गौती कोच बन गए तो फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी टीम हमें स्लीपलेस नाइट्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन हुआ तो इसका उल्टा। पहले हम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे, वो भी उन्हीं के जमीन पर 27 सालों बाद। फिर न्यूजीलैंड से होम टेस्ट हारे, वो भी 12 सालों बाद। जिसके बाद लोगों का कहना है कि गौतम गंभीर इज अ रोस्ट कोच। ऐसे कोचिंग के साथ ना ही हम आने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएंगे और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी। तो वही किसी किसी का कहना है कि नहीं, गौती इज अ गुड कोच। लेकिन सवाल यहाँ बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या गौती को छोड़कर कोई अन्य कोच नहीं था जो लायक था टीम इंडिया का कोच बनने का? क्या 2 सीरीज हार जाने से कोई फेल्ड कोच बन जाते हैं? क्या सच में गौती की कोचिंग सही नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हमें जाना होगा हमारे पास्ट में। साल 1996 वर्ल्ड कप फिक्सिंग से इंडियन फैंस अपने ही प्लेयर से काफी नाराज हुए थे। चलते मैच में फैंस ने बोतल फेंकना तो वही स्टेडियम के एक साइड पर आग लगा दिया था। जिसके बाद टीम इंडिया ना ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी बल्कि विनोद कांबली जैसे टैलेंटेड बैटर को भी खो दिया था। और उस टाइम पीरियड में टीम इंडिया मानो कांच की तरह बिखर चुकी थी। तो वही लोगों की नजर में टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा नफरत फैल चुका था। ऐसे में उस वक्त 2000 में बने कोच जॉन राइट सौरभ गांगुली के साथ मिलकर ना ही टीम को संभाला था बल्कि कई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी दिए थे, चाहे 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचना हो या फिर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। जॉन राइट के कोचिंग स्टाइल ने भारत को एक नया डायरेक्शन दिया था। 2000 से 2005 तक जॉन राइट टीम के कोच रहे। इसके बाद उन्हें टीम की कोचिंग छोड़नी पड़ी। रीजन सिंपल था, एक तो उनका टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, तो वही दूसरी ओर उन्हें अपने अलग अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना था। ठीक है, ऐसे में टीम इंडिया को एक हेड कोच की जरूरत थी और फिर ग्रेग चैपल इस टीम के हेड कोच बन जाते हैं। वैसे तो सबको पता है कि ग्रेग चैपल को एक विलन कोच के रूप में देखा जाता है और इसके कई रीजन है, जैसे उनका किसी भी टीम के प्लेयर के साथ नहीं बनता था। इतना ही नहीं, उस वक्त गांगुली के साथ उनका कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आया था। सबसे बड़ा इशू कि 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी एक कोच की वजह से हार गया था। अगर चैपल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके बाद 2007 में लालचंद राजपूत को एज ए इंडियन हेड कोच चुना जाता है। पहले इसका कोचिंग टेन्योर ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इनके कोचिंग में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, जो कि एक इतिहास है। साथ ही इनके कोचिंग में कई नए प्लेयर्स को भी चांस दिया गया, जैसे रोहित गंभीर, और यही प्लेयर आगे चलकर बहुत बड़े साबित हुए। अब आपका होगा कि वीडियो इतना लंबा हो गया, लेकिन अभी तक गौती के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो हमें गौती को फेड कोच या बेटर कोच डिक्लेयर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहले इंडियन टीम के कोच कौन थे और उन्होंने क्या किया है टीम के लिए। ग्रेग रिस्टन का टेन्योर भारत के हेड कोच के रूप में 2008 से 2011 तक रहे, जिसमें टीम ने कई सारे अचीवमेंट्स देखे। उनमें से सबसे बड़ा अचीवमेंट 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री, जो भला कोई कैसे भूल सकता है। और यही रीजन है कि ग्रेग रिस्टन को टीम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच में से एक माना जाता है। इनके बाद डंकन फ्लेचर को एज अ हेड कोच चुना गया और फ्लेचर 2011 से 2015 तक टीम के कोच रहे, जिसमें उनका लिमिटेड ओवर क्रिकेट पे काफी सही परफॉर्मेंस रहा। लेकिन ओवरसीज टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, जबकि उन्होंने टीम इंडिया को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में मदद की। तो वही उनके ही टेन्योर में भारत ने 2015 सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का ये कहना है कि फ्लेचर के कोचिंग और गाइडेंस में नए प्लेयर काफी अच्छा किया, जैसे विराट, रोहित, धवन, रहाणे आदि। तो कई एक्सपर्ट उनके ओवरसीज फेलियर से नाराज थे। इसके बाद अनिल कुंबले को टीम का कोच चुना गया और इसका कोचिंग टेन्योर सिर्फ 1 साल के लिए रहा, लेकिन इसमें भी इन्होंने टीम को बहुत आगे ले गया। अपने 1 साल के टेन्योर में उन्होंने टीम को डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करना सिखाया। साथ ही उन्हीं के टेन्योर में भारत 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी पहुंची और इतना ही नहीं, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 स्पोर्ट पर भी रही। लेकिन इसके बाद अनिल कुंबले अपने पद से फिर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 जुलाई 2017 को रवि शास्त्री को एज अ हेड कोच कंसीडर किया गया और मेरे ख्याल से ये कोचिंग हर एक आईसीसी फैंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग टेन्योर था, क्योंकि ये टेन्योर विराट कोहली के लीडरशिप के साथ कोइंसाइड किया गया था और इन दोनों के पार्टनरशिप ने एग्रेसिव और बोल्ड क्रिकेट को अप्रोच लिया। शास्त्री के अंडर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीती और पहली बार था जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। इतना ही नहीं, शास्त्री का कोचिंग टेन्योर इतना अच्छा था कि उन्हीं के अंडर इंडिया ने वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो वही ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों के अगेंस्ट ओडीआई और T20 सीरीज भी जीती। लेकिन प्रॉब्लम इतना था कि इनके कोचिंग टेन्योर में भारत ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारी जरूर थी, पर इस टूर्नामेंट में इंडिया का परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा। तो वही 2021 WTC फाइनल तक भी पहुंची थी। तो वही इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 2-1 से लीड बनाई थी। लेकिन कोविड की वजह से सीरीज का आखिरी टेस्ट पोस्टपोन हो गया। इस टेस्ट में लॉर्ड्स और ओवल के टेस्ट मैच जीतने को एक मेजर सक्सेस माना जाता है। इसके बाद 8 नवंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना कोचिंग टेन्योर खत्म कर दिया। 17 नवंबर 2021 को राहुल द्रविड़ को एज अ हेड कोच चुन लिया गया।
और इनके कोचिंग टेन्योर में भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इनके पूरे कोचिंग टेन्योर में भारत ने एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारी थी। तो वह 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता, जिसकी वजह से इन्हें एक अच्छा कोच के रूप में भी देखा जाता है। और फिर राहुल द्रविड़ भी अपना कोच पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब एंट्री होता है इस कहानी के असली विलन गौतम गंभीर का और स्टार्ट होता है द जीजी एरा। 19 नवंबर 2023 के बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग के ठीक 3 दिन बाद यानी 22 नवंबर 2023 को एज अ KKR टीम के मेंटोर के रूप में गौतम गंभीर को शामिल किया गया। इस साल IPL में गौतम गंभीर काफी ज्यादा लाइमलाइट पर रहे। जितनी चर्चा किसी प्लेयर या कप्तान की नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा चर्चा गौतम गंभीर के हो रहे थे। गंभीर लोगों के नजर में सबसे ज्यादा लाइमलाइट पर तब आए जब उसने वेंकटेश अय्यर की जगह सुनील नारायण को ओपनिंग करवाया और उनके इन्हीं डिफरेंट माइंडसेट की वजह से लोग उन्हें टीम इंडिया का हेड कोच के रूप में देखना भी चाहते थे। जब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद जैसे खतरनाक टीम को एक तरफा हरवाया, तब लोगों का ये मानना था कि जो साइलेंसर को चुप करा सकता है वो किसी को भी चुप करा सकता है। गौती को लेकर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए। कुछ समय पहले जो गौतम गंभीर मोस्ट हेटेड हुआ करते थे, अब वही गौती सबके नजर में हीरो बन चुके थे। गौती अपने अनवांटेड बातों को लेकर हमेशा लोगों के नजर में रहे हैं। जिन बातों का लोग कुछ महीने पहले विरोध किया करते थे, वही लोग अब उन्हीं बातों का समर्थन करने लगे थे। खैर, अब बारी थी इंडियन कोचिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ अपने कोच पद से इस्तीफा दे दिया और गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच चुना गया। अपने पहले T20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराकर सीरीज अपने नाम किया। इतना ही नहीं, सीरीज में जीतने से ज्यादा तो गौती के एक्सपेरिमेंट की चर्चा हो रही थी, जहाँ सिराज के इतने अच्छे गेंदबाजी करने के बाद भी उन्हें 3 ओवर तो वही रियान पराग को 4 ओवर तो वही सूर्या और रिंकू को 1-1 ओवर डलवाकर सबको चौंका दिया। खैर, अब बारी थी ओडिया सीरीज की। फैंस को लगा कि इस बार भी हम आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने आखिरी बार 1997 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हारी थी। उस समय अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली श्रीलंका टीम सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 3-0 से हरवाया था। बीते 27 साल बीत चुके थे, लेकिन भारत श्रीलंका के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी थी। और फिर आखिरकार 27 साल बाद भारत का स्ट्रीक टूट ही गया, जब श्रीलंका ने हमें 2-0 से हराया। इसके बाद सबसे ज्यादा सवाल खड़े होने लगे गौती के कोचिंग पर। जो गौती सब फैन के फेवरेट थे, वही गौती अब धीरे धीरे फैन के अनफेवरेट बन रहे थे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गया जब इसके बाद भारत पूरे 12 सालों बाद न्यूजीलैंड से होम टेस्ट हार गई और भारत के इस 12 साल के स्ट्रीक को भी खत्म कर दिया। अब लोगों के बयान बदल चुके थे। कुछ टाइम पहले जो लोग गौती को ग्रेटेस्ट कोच बताते थे, वही लोग अब गौती को बैड कोच बताते हैं। क्या 2 सीरीज हारने पर किसी कोच को इतना ट्रोल किया जाना चाहिए? क्या इन 2 सीरीज से किसी कोच के काबिलियत पे शक करना चाहिए? क्या इससे पहले भारत ने ऐसी कभी हार नहीं हारी थी? आइए बताते हैं। डंकन फ्लेचर, जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में वन ऑफ द बेस्ट कोच बताया, उन्हीं के कोचिंग टेन्योर में भारत ने 2011-12 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारी थी। तो वही इस टेस्ट के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से टेस्ट हारी थी। और पूरे 28 सालों बाद ऐसा हुआ था जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट हारी थी। और ये बहुत रेयर केस है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जब इंडिया को लगातार 2 बार व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था, वो भी MS धोनी के अंडर। रवि शास्त्री, जिसके कोचिंग टेन्योर में भारत ने टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया, उन्हीं के टेन्योर में भारत को 36 रनों पर ऑल आउट होना पड़ा था। तो वही इंग्लैंड से 2018 टेस्ट सीरीज 4-1 से हारना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2021 WTC फाइनल में भी भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बाद भी भारत ने कमबैक किया है, चाहे 2011 वर्ल्ड कप या 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो या फिर 2019 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्म करना, इंडिया ने हर बार कमबैक किया है। स्पोर्ट्स में हार जीत 2 ही चीजें होती है, एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती है। इसीलिए किसी कोच के एक सीरीज हारने पर उस पर इस तरह से सवाल खड़ी करना ये सही नहीं है। गौतम गंभीर का जैसा माइंडसेट है, वो टीम इंडिया को जरूर कमबैक कराएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।